नमस्कार छात्रों, आज हम पूरक पठन का अभ्यास करेंगे। कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित खुला आकाश, इस पाठ का आज हम पठन करेंगे। पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में कुंवर नारायण जी के बारे में क्या लिखा है। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय में लिखा गया है, नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। देखो, नई कविता का जो आंदोलन हुआ वो उसकी मूल विधा जो है लेखक की, वो कविता ही रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहानियाँ लिखी है, लेख लिखे हैं, समीक्षा की हुई है, सिनेमा में जो भी कथाएं होती है वो भी उन्होंने लिखी है, रंगमंच पर उन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं और ये सब कलाएं उन्होंने उनकी लेखनी पर चलाई हुई है। उनकी कविता कहानियाँ जो है वो भारतीय भाषाओं में तथा विदेशी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ है। और जो भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, उससे उनको नवाजा गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। यह सब उनकी प्रमुख कृतियाँ है। इसके अलावा बहुत सारा लेखन उन्होंने किया है, पर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई उनकी प्रमुख कृतियाँ है। गद्य संबंधी पाठ में क्या है, ये पाठ क्या है, यह गद्य संबंधी हमें समझाता है। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। देखो, उन्होंने एक डायरी लिखी हुई है, अलग अलग तारीख पर उन्होंने जीवन के संघर्ष या साहित्य के बारे में जो उन्होंने आत्मचिंतन किया हुआ है, जीवन क्रम उनका कैसा चालू है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए हुए हैं। और तथा वो उनका मानना है कि दूसरों से वाद विवाद करने से अच्छा वो स्वयं से ही संवाद हमें करना चाहिए। यह उनका मूल मंत्र है। तो आइए देखते हैं पाठ में लेखक ने क्या कहा है। पहली बात उन्होंने कही है, अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की मन की दुनिया कैसी होती है या हमारे मन में क्या चलता रहता है, वो यहाँ पर बता रहे। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखती है। ये जो अंदर की दुनिया, ये जो उन्होंने डायरी में लिखा रखा है, ये जो पैसेज छोटा सा, वो उन्होंने 10 मार्च 1998 में लिखा हुआ है। उन्होंने अंदर की दुनिया के बारे में लिखा है कि हमारे अंदर की जो दुनिया होती है वो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है और थोड़ी सी अलग होती है।
हम उसका विस्तार नहीं करते। हमारे भीतरी जो दुनिया है, हमारा मन है, उसका विस्तार करते नहीं चले जाते हम लोग। बाहर के अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं। बाहर की अपेक्षा से उसे छोटा करते चले जाते हैं हम, और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है। देखो, हम बाहर की दुनिया में हम आज़ाद नहीं रहते हैं, हम किसी ना किसी के गुलाम रहते हैं। हमारे ऊपर कोई ना कोई राज करता है। बचपन में हमारे माँ बाप हमारे ऊपर राज करते हैं, आगे होकर जब हम जॉब में लग जाते हैं तो वहाँ के बॉस हम पे राज्य करते हैं। पर हमारे मन के अंदर हम अपने खुद के राजा होते हैं। हमारी सोच बहुत अलग प्रकार की होती है। हमारे सोच में हम बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। जैसे मन में हम ठान ले, मन ही मन हम कभी कभार सोचते हैं कि मेरा बंगला होता, फिर मैं बंगले में ये लाता, फ्रिज लाता, टीवी लाता, मेरे पार्किंग में गाड़ी होती। ऐसा बहुत प्रकार का हम सोच के रखते हैं, और हमारी जो भीतरी दुनिया जो होती है वो बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। और हमारे भीतरी जीवन में, दुनिया में आज़ादी होती है, पूरी आज़ादी होती है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं ऐसा हम कुछ भी सोच सकते हैं। कि मुझे समझो, मैंने सोचा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं ये करता, वो करता। और भीतरी इच्छा में हम कभी भी स्वार्थी नहीं होते। स्वार्थी के साथ वो हम निस्वार्थी भी होते हैं। जैसे हम सोचते हैं इतना पैसा आएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक घर खरीदूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। फिर उसमें अपेक्षा बढ़ जाती है, और थोड़े पैसे होते तो मैं मेरे भाई को घर दिलाता, मेरे भाइयों को ये लगता है, मेरे मम्मी पापा को ये लगता है। तो हम मन ही मन सोचने लगता है, मैं मम्मी पापा के लिए ये करूँगा, भाइयों के लिए वो करूँगा, दोस्तों के लिए ये करूँगा, ऐसा हम सोचते हैं। और हम अपने लिए तो विशेष महत्व रखते हैं हम भीतरी दुनिया में, पर बाहरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये जो अंदर की दुनिया, ये उनकी जो सोच है, वो उन्होंने डायरी में 10 मार्च 1998 में लिख के रखी थी। अब आगे लेखक क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। मकान पर मकान, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लद फद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई। संकरी मतलब पतली। संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हो। देखो, लेखक ने मकान पर मकान, इस जो छोटा सा परिच्छेद है उसमें उन्होंने लिखा है कि आजकल मैं ऐसे गली में रहता हूँ जिस गली से आसमान नहीं दिखता। आसमान है पर वो दिखता नहीं है, और इस गली में बिल्कुल भी पेड़ लगे हुए नहीं है या उसकी गुंजाइश भी नहीं है, किधर लगाने की जगह भी नहीं है। इस प्रकार के गली में रहते हैं। हम देखते हैं शहरों की अवस्था कुछ ऐसी ही है, पेड़ लगाने के लिए जगह भी नहीं है। हम खुद के बारे में सोचे तो हम देखते हैं कि दिन में कितने बार हम आसमान को देखते हैं। हम इतने काम में व्यस्त होते हैं कि हम आसमान को देख भी नहीं पाते। उसी प्रकार लेखक बोल रहे हैं कि मैं आसमान को देख नहीं पाता हूँ। यहाँ पर पेड़ भी नहीं है,
और इतने मकान है, मकानों के ऊपर मकान लदे हुए हैं। जैसे हम बिल्डिंग देखते हैं, एक घर के ऊपर दूसरा घर, दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर, इस प्रकार मकान पर मकान लदे हुए हैं। और लदफन मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो एक पतली गली से गुजरती है। मतलब बीच में एक छोटा सा रोड है, रास्ता है, और दोनों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। मकान पर मकान लदा हुआ है। और वो बोलते हैं कि एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है मुझे। वो जो गली है या मुझे वो रास्ते के बाजू में जो इमारतें लगी हुई है, मकान लगे हुए हैं, वो मुझे गंदे लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आसमान नहीं देख पाता। ऊपर भी देखा तो हर जगह पर मुझे मकान ही मकान दिखते हैं। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई नहीं दिखती लेखक को, आसमान में उड़ती हुई भी नहीं दिखती लेखक को। उनको वो जो चिड़िया है वो दिखती है सिर्फ बिजली या टेलीफोन के तारों पे लटकी हुई दिखती है। और लेखक बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद रबड़ या प्लास्टिक की है, जिसको जैसे प्लास्टिक का खिलौना हम अगर चाबी घुमाए तो आवाज़ करने लगता है, उसी प्रकार लेखक को लगता है कि वो चू चू की जो आवाज़ निकालती है वो रबड़ और प्लास्टिक की है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं है उनको बैठने के लिए, जो पक्षी है उनको बैठने के लिए पेड़ नहीं है। और आसमान में भी वो उड़ते हुए लेखक को कभी नहीं दिखती। हालांकि उनको आसमान ही नहीं दिखता है इन मकानों के वजह से, इतनी गली पूरी मकानों से भरी हुई है। आगे बोलते हैं, मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। लेखक बोल रहे हैं ऐसी दुनिया मुझे नहीं चाहिए जो सिर्फ भीड़ है, जिसमें मकान ही मकान है, गलियाँ है, जिससे मुझे आकाश नहीं दिखता, हरियाली नहीं दिखती, पेड़ नहीं दिखते। ऐसी जगह पे मुझे रखना ही नहीं है। मैं अपने आप से झूझ रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश में मैं लगा हूँ कि कैसे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लेख है वो उन्होंने 10 मार्च 1998 में लिखा हुआ है। डायरी के अगले पन्ने में उन्होंने सही साहित्य क्या है वो हमें बताया हुआ है। बहुत ही कम शब्दों में बताया है कि सही साहित्य किसे कहा जाता है। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। 8 अगस्त 1998। देखो उन्होंने सही साहित्य क्या है, जो हम साहित्य मतलब हम जो लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कादंबरी लिखते हैं, कथा लिखते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, इन सभी को साहित्य कहा जाता है। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअल में सही और संपूर्ण साहित्य कौन सा है, जिसको हम परिपूर्ण साहित्य कह सकते हैं, वो क्या है। तो जिस साहित्य की तरफ हम दोनों आँख से देखते हैं, मतलब दोनों एंगल से देखते हैं, सिर्फ बाई एंगल से या दाई एंगल से नहीं देखना है उसे, जिसको हम पूरी तरह से सत्य मान के चलते हैं, दोनों तरफ से हमें वो सही लगता है, वही साहित्य परिपूर्ण संपूर्ण साहित्य है, ऐसा लेखक को यहाँ पर लग रहा है। और वो यह बात उन्होंने 8 अगस्त 1998 में लिखी हुई है। डायरी के अगले पन्ने पर लेखक जाने खुद को, इस परिच्छेद को लिखते हैं, अपने आप को कैसे जानना है, हम खुद को कैसे जान सकते हैं, ये इस परिच्छेद में लिखा हुआ है। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी।
जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। देखो, लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हमें खुद को जानना है तो एक काम करना है कि बिल्कुल चुपचाप बैठकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। यह कोशिश करना है कि आप अपने सोच में, अपने आत्मचिंतन में दूसरा या सब नहीं आने चाहिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे कलीग्स, कोई भी नहीं आने चाहिए, सब नहीं आने चाहिए। सिर्फ अपने बारे में हमें सोचना है। इससे लेखक बोलते हैं 2 फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि हम खुद को जान सकते हैं, स्वयं हम क्या है यह हम जान सकते हैं। और दूसरा यह कि दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दंभ मतलब अहंकार, गर्व हम रखते हैं। और दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप में दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संकुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी वो उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। मतलब हम दूसरे एक बात तो हम खुद को, स्वयं को हम जान लेते हैं, और दूसरा जो दूसरे हैं उनकी अपने बारे में क्या सोच है और हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सोच हमारी तरह है क्या, ये सब हम सोच सकते हैं। मतलब हम अगर कोशिश करें तो ये 2 बातें तो हम सोच सकते हैं। एक खुद को जान सकते हैं और दूसरों को जान सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें बिल्कुल चुपचाप बैठना है। उससे क्या होगा, लेखक लिखते हैं, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। मतलब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उसको स्वीकृत कर सकते हैं दूसरों को। हर एक के प्रति, कोई भी हो, हर एक के प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए, सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। दूसरा कौन सा भी भाव होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, सिर्फ निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरों के बारे में हमारे मन में भाव अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। हाँ, वो दूसरे लोग हमारे प्रतिरूप हमें लगने चाहिए, हमारे जैसी उनकी सोच है ऐसे हमें लगना चाहिए। हमसे भिन्न वह है ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और ये लेखक ने 12 नवंबर 1998 में लिखा हुआ है। आगे के परिच्छेद में लेखक हमें बताना चाहते हैं मनुष्य क्यों सिर्फ मनुष्य नहीं होते, उनका मन क्यों अलग अलग प्राणियों जैसा होता है, उनकी सोच क्यों किसी की गंदी होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की सिर्फ अपने आप के लिए होती है, किसी की स्वार्थी होती है, किसी की निस्वार्थी होती है। ऐसी सोच मनुष्य की क्यों होती है, हर कोई मनुष्य एक जैसा क्यों नहीं सोच सकता, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। वो बोलते हैं, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। देखो, लेखक बहुत गहरी सोच हमारे मन में रखना चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बहुत अलग अलग प्रकार की है। कोई आदमी खुद को बाघ जैसे समझता है, जो भयंकर होता है, जो किसी से नहीं डरता है। कुछ लोग भेड़ियों की तरह रहते हैं, जो छुपकर वार करते हैं, लगड़बग्गे जैसा।
कुछ लोग सांप जैसे रहते हैं, बिना कुछ वजह किसी को भी सांप काटते हैं। उसी प्रकार बिना कुछ वजह से औरों को दुख देने का काम कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग तेंदुआ, कुछ बिच्छू, गोजर की तरह रहते हैं। ये जो सब प्राणियों के नाम हैं, इनके अलग अलग प्रकार के उनकी सोच होती है, उनका स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हर कोई आदमी इस प्रकार क्यों जीता है, ये इन प्राणियों के स्वभाव जैसा क्यों जीता है। सब आदमियों को एक जैसा होना चाहिए। जैसे बाघ, सब के सब बाघ ही होते हैं, अलग कुछ नहीं होते हैं। सब गायें होती है, वो गायें सब एक जैसी गायें ही होती है और कुछ नहीं होती है। तो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही रहना चाहिए, उसको बाघ बनने की जरूरत नहीं, भेड़िए या लगड़बग्गे सांप बनने की जरूरत नहीं, या गायें या जो पालतू जानवर है वो हमें बनने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मनुष्य ही रहना चाहिए। हमें हमारी सोच को मानवता के रूप में देखनी चाहिए। अलग अलग प्राणियों के स्वभाव जैसा हमारे मन को या खुद को बनाकर नहीं लेना चाहिए, ऐसा लेखक इस परिच्छेद में कह रहे हैं। और यह परिच्छेद 7 अगस्त 1999 में लिखा हुआ है। आगे के डायरी के पन्ने पर लेखक ने लुक्का छिपी का जीना कैसा होता है इसके बारे में लिखा है। और वो कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लुक्का छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, जिसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। देखो, लेखक बोल रहे हैं कि मुझे किस प्रकार का जीवन जीना पसंद है, तो उनको सहज और खुले ढंग से जो जीते हैं वैसा जीवन उनको पसंद है। ऐसा जीवन उनको कतई पसंद नहीं है जो छिपाकर जीना पड़ता है। हमारी खुद की असलियत को छुपाना पड़ता है, ऐसा उनको नापसंद है, ऐसा जीना। हम बहुत बार व्यवहार में ऐसा करते हैं। जैसे हम देखते हैं मार्केटिंग क्षेत्र में, खुद के ब्रांड को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे ब्रांड को वो खराब बताते हैं और अपने ब्रांड को बहुत बड़ा चढ़ाकर वो बताते हैं कि मेरा ब्रांड ऐसा है वैसा है, उसको इतना फायदा आपको होगा। बहुत अलग अलग प्रकार का फायदा वो हमें बताते हैं। और व्यवहार के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि ये ऐसे बात जो करते हैं वो उनकी कुशलता है, उनमें वो क्या बोलते हैं, उनकी लायकी है कि उन्होंने खुद को हर किसी चीज़ को वो सिद्ध करके बोल सकते हैं। पर लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि ये सब मुझे लुका छुपा कर जीना वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। असलियत को न जान जाए। हर कोई ऐसा लगता है, हर किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, पर मेरे असलियत को किसी ने जानना नहीं चाहिए। कभी कभार औरतें बैठी रहती है और वो अपने आप के बारे में या अपने परिवार के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं। तब वो बोलते समय बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे पति ऐसे, वो ऐसा कमाते हैं, वैसा कमाते हैं। पर असल में ऐसा नहीं होता है। तो लेखक बोलते हैं ये जो जिंदगी है ना, लुपा छिपाकर जो करते हैं। एकत्रित परिवार में हम देखते हैं कि जब 4 भाई होते हैं, चार भाइयों की शादी होती है, तो उनकी बीबियाँ बहुत सारी चीज़ें दूसरों से छुपा कर रखते हैं ताकि अपने खुद के और अपने पति और अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें काम में आए। और व्यवहार में भी बहुत सारे चीज़ों को हम छिपा कर रखते हैं। लेखक बोलते हैं ये सब चीज़ें उनको नापसंद है। आखिर वो असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना पड़े।
तो लेखक बोलते हैं अपने ज़िंदगी में ऐसी असलियत होनी ही नहीं चाहिए जिसको छुपाना पड़े। ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में रखो जिसको हम सबके सामने ला सके, छुपा कर रखा नहीं जा सकता। ऐसी चीज़ें या असलियत हमारे ज़िंदगी में रखनी ही नहीं है। और ये लेख उन्होंने 4 जनवरी 2001 में लिखा हुआ है। आगे के डायरी के पन्ने में वो जीने का अर्थ हमें बता रहे, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, मतलब किसी भी मोड़ पर लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। देखो लेखक बोल रहे हैं कि हम बूढ़े होने जाने के बाद हम यह सोचते नहीं रहना चाहिए कि मेरे अभी कुछ कम ही वर्ष बाकी है, बाद में मैं मरने वाला हूँ। असलियत में जीवन के किसी भी स्तर पर यह हो सकता है। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, बचपन में हो सकती है, यौवन में, बुढ़ापे में, कभी भी हो सकती है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन के इतने ही वर्ष अभी बाकी है। कौन कब मरेगा वो कोई नहीं बता सकता। पर हमें क्या करना चाहिए, जो बचे कुचे जो वर्ष है हमारे, उस समय हमें क्या करना चाहिए, वो लेखक आगे लिखते हैं। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। देखो लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हम मर सकते हैं। हमें पता नहीं होता है, हमारा मृत्यु हमें नहीं पता है कि हम कब मरेंगे। इसलिए हम बुढ़ापे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे कुछ साल ही बचे हैं, बहुत कम वर्ष अभी मैं जीऊँगा। जो भी वर्ष हम जिएंगे उस समय हम क्या कर पाते हैं हमारे खुद के लिए, और ज़िंदगी को क्या अर्थ दे पाते हैं, हमारे ज़िंदगी को हम क्या अर्थ दे पाते हैं, हमने जीवन में आके क्या किया, कौन सी अच्छी बातें की, कौन सी बुरी बातें की, हमें क्या करना चाहिए, बचे कुछ जो वर्ष है वो वर्षों को हमें कैसे बिताना चाहिए, हमारी ज़िंदगी कैसे चैतन्यमय हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और लेखक बोलते हैं लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा करता हूँ। हमारा मतलब मैं खुद को अविभाज्य पाता हूँ। शब्दार्थ बताता हूँ। खंड मतलब अंश, हिस्सा या छोटा सा एक हिस्सा, पीस। चैतन्य मतलब सचेत, सजग, जिसे होश हो। चेष्टा मतलब कोशिश करना, और अविभाज्य मतलब जो बांटा न जा सके, जिसको हम बांट नहीं सकते, उसको अविभाज्य कहते हैं। देखो लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे जीने का अर्थ हमें क्या होना चाहिए, उससे हमें क्या पता। लेखक बोलते हैं कि अपने आप के लिए हम जीते हैं, पर औरों के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम बचे कुछ साल, हमारे ज़िंदगी के बचे कुछ साल हम चैतन्यमय कैसे कर सकते हैं, अच्छे काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए तो लेखक क्या बोलते हैं कि मैं साहित्यिक बना हुआ हूँ और जीवन में यह चेष्टा करता हूँ कि उसमें कुछ भी बांटा न जा सके, कुछ अच्छी करने की वो सोच रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। देखो लेखक बोल रहे हैं कि अभी मैं 75 का हो रहा हूँ और इस 75 साल में मेरे जीवन में बहुत समय कम बचा है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, पर हमें हमारा मृत्यु पता नहीं होता है कब हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में यह एहसास कि मृत्यु बहुत ही दूर नहीं है, अभी बहुत नज़दीक आया है हमारा मृत्यु, हम
किसी भी मोड़ पर मर सकते हैं। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? तो हम जो जी रहे हैं, हमारा जीवन जी रहे हैं, वो सार्थकता से जीना चाहिए। अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ ऐसे काम कर जाओ ज़िंदगी में जो हम मर भी जाए तो हमारा नाम बनाए रखे, लोग हमें यादों में रखे। ये जो घटना है वो उन्होंने 23 जनवरी 2002 में लिखी हुई है। आगे के पन्ने पर लेखक दिल्ली में रहना चाहते हैं, पर दिल्ली की ज़िंदगी कैसी है वो यहाँ पर बताते हैं। शहर की ज़िंदगी कैसी है वो यहाँ पर बताते हैं। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लथपथ, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कई भीड़ भाड़ में गिर जाओ। देखो, लेखक ने एक बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने रखा है। हम हमारा गांव छोड़ के आ जाते हैं। गांव में हमारा मकान बहुत बड़ा होता है, घर बहुत बड़ा होता है, खेती बाड़ी होती है, अपना खुद का स्वतंत्रता वहाँ पर होती है, हम वहाँ के राजा होते हैं। पर जैसे ही हम शहर में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक ट्रेन में, बहुत बड़ी ट्रेन में भीड़ में लटके हुए इंसान की तरह हमारी ज़िंदगी शहर में आकर होती है। जिस प्रकार वो बोलते हैं कि मैं दिल्ली में घर ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली में रहने के लिए मैं घर ढूंढ रहा हूँ। अगर हमें शहर में रहना है तो हमारी अगर हैसियत नहीं है तो हम एक छोटी सी रूम लेकर उसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सो सके और थोड़ा सा खाना पकाकर खा सके, उतना ही घर हम ढूंढते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि दिल्ली में रहना, इसका मतलब ऐसा है कि हमारा पायदान मतलब हमारे पैर टिका कर रखना। एक बस में जिसमें थोड़ी भी जगह नहीं है, किसी एक एंगल को पकड़कर छोटा सा पैर हम उस बस में टिका कर उसको लटके रहना है जब तक हमारा स्थान नहीं आता है। हम देखते हैं जिस बस में बहुत भीड़ होती है उधर बहुत सारे लोग लटके होते हैं, कभी भी वो गिर सकते हैं, ऐसी कंडीशन उनकी होती है, पर वो मजबूत पकड़े रहते हैं क्योंकि उनको अपने मंजिल तक जाना होता है। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम अगर ऐसे शहरों में रहना चाहते हैं तो ज़िंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक हम उसको लटके हुए तब तक ही हम वहाँ पर है। अगर हमने जिससे हम लटक रहे उसको हम छोड़ दें तो हम उस भीड़ भाड़ में हम गिर जाएंगे। इतनी ज़िंदगी, ये शहर की ज़िंदगी बहुत ही बेकार है। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं ये जो दिल्ली में रहना, ये जो घटना है उन्होंने 12 जून 2003 में लिखी हुई है। आगे के डायरी के पन्ने में लेखक लिखते हैं बहाने निकालना। हम कभी कभार जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसको हमें अगर नहीं करना है तो हम बहाने निकालते हैं। जैसे छात्र, आप लोग क्या करते हैं जब होमवर्क नहीं करते तो हाँ, आप आपके अध्यापकों या प्राध्यापकों को बहाने बनाकर बताते हैं कि मुझे समय क्यों नहीं मिला, मेरे घर में ये फंक्शन था, ये था, वो था, मेरे घर के बाजू में ये हुआ, वो हुआ, मैं इधर गया था, उधर गया था, ऐसे बहाने बताते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, देखो, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। देखो हमारी सोच कैसी होती है, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम कुछ ना कुछ रास्ते निकालते हैं, कुछ ना कुछ तरीके निकालते हैं और हम वो चीज़ पाकर ही रहते हैं। पर जो चीज़ हमें नहीं करनी होती है या जिससे हम बोर होते हैं, जो हमें नहीं पसंद है, उसके लिए हम बहाने निकालते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि छात्र की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं,
उसी प्रकार लेखक बोल रहे हैं कि हमें जो हम शौक से करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं और वह चीज़ हम कर ही लेते हैं। पर ऐसे कुछ चीज़ होते हैं जो हमें नहीं करना होता है, पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं तुम्हें यही करना है, तो उसके लिए हम रास्ते निकाल लेते हैं। ये चीज़ लेखक ने जनवरी 2006 में लिखी हुई है। आगे लेखक अपने से बहस इसके बारे में लिखते हैं। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। देखो लेखक बोलते हैं जो हम बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो अपने आप से करना चाहिए। अगर हम दूसरे से बहस करते हैं तो उससे सिर्फ झगड़ा होता है। हम कुछ भी हमारे ज़िंदगी में होता है तो पहले हम खुद से वाद विवाद करो कि इस घटना में हमारा कितना हाथ है, हमने कितनी गलतियां की है, हमारी कितनी सच्चाई है, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ बहस करते रहे तो उससे सिर्फ झगड़ा होगा, यही हाथ लगेगा, बाकी कुछ नहीं। आगे के पन्ने पर लेखक चीज़ों की गुलामी इसके बारे में लिखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं हमारी पसंद की, पर उसके हमारे वो गुलाम नहीं होते तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। वो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। देखो लेखक बोलते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो हम कंप्यूटर को खरीदते हैं, पर लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि एक कंप्यूटर ने मुझे खरीदा है, 40,000 रुपये में खरीदा है। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं उसे खरीदता तो उसने मेरी गुलामी करनी चाहिए, पर मैं उसकी गुलामी यहाँ पर कर रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार हम शादी कर कर ब्याह कर किसी लड़की को लाते हैं तो कभी कभार अगर वो नखरेल हो तो उसके नखरे हमें उठाने पड़ते हैं। तो क्योंकि शादी की है तो उसको संभालना ही है, उसके नखरे हमें पूरे करने ही हैं। तो उसी प्रकार जो कंप्यूटर मैंने खरीदा हुआ है उसका मैं गुलाम बैठा हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर कभी ना कभी मेरा कल्याण करेगा और उसकी राह में मैं उसके नखरे उठा रहा हूँ। जैसे कभी कभार हमें बहुत जल्दी में कुछ काम करना है और बहुत सारी गलतियां होती है तो बार बार उसके बटन दबाकर हमें वो डिलीट करना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है। कभी हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत जल्दी में हो और नेट ही स्लो चलता है और वो कंप्यूटर हमें काम नहीं देता है। तो पर मैं फ़िलहाल ऐसा सोचता हूँ कि उससे एकनिष्ठ रहूँगा, उस कंप्यूटर से मैं एकनिष्ठ रहूँगा, क्योंकि उससे ही मेरा उज्जवल भविष्य है। क्योंकि उस पे मैं काम करूँगा तो ही मेरा पेट चलेगा। इसलिए वो लेखक बोल रहे हैं मैं उस जो कंप्यूटर है उसकी मैं गुलामी कर रहा हूँ। देखो हम बहुत बार हमारे खुद के काम के लिए हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, पर हम उसके ही गुलाम बन जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं इसके पहले एक मोटार मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। देखो लेखक बोल रहे हैं कि इस कंप्यूटर से पहले भी मैं किसी का गुलाम रह चुका हूँ। वो मतलब मेरी मोटर गाड़ी, टू व्हीलर, जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी हो, उसका मैं सेवक था और उसकी अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, उसका मैं गुलाम हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। देखो लेखक बोल रहे हैं कि पहले का जमाना था कि एक कोई तो राजा था और बाकी सब उसके गुलाम थे।
पर आज की स्थिति ऐसी है कि चीज़ों के हम गुलाम हो चुके हैं। हमें हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे पास रहे तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, हम सुखी होंगे, और हम बहुत सारी ऐसे चैन की वस्तुएं चीज़ें हम खरीदते हैं, पर असल की ज़िंदगी में हम ही उसके गुलाम हो जाते हैं। इसलिए लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि आदमी का स्वभाव नहीं बदलता कभी भी। आदमी का स्वभाव ही ऐसा है, बदलता भी है तो बहुत कम बदलता है। वो हमेशा गुलामी करना चाहता है या किसी से करवाना चाहता है, यही आदमी का स्वभाव है। सिर्फ क्या होता है, तरीके बदलते हैं। गुलामी की प्रवृत्ति वही है, वो प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है। और लेखक ने यहाँ पर बताया हजारों साल पहले क्या परिस्थिति थी कि एक कोई तो राजा होता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी हमारे पास, एक राजा होता था। वो राजा के हम एक कोई तो मालिक हमारा होता था, और उस मालिक के बहुत सारे दर्जनों बहुत सारे गुलाम होते थे। पर आज चीज़ एक ही है, पर उसके गुलाम हम सब बने बैठे हुए हैं। और हमें लगता है इन चीज़ों की वजह से हम हमारा जीवन बेहतर कर सकते हैं। और यह बात उन्होंने 30 सितंबर 2010 में लिखी है। यह जो पाठ है लेखक ने दिशाओं का खुला आकाश से लिया हुआ है, जिसका खुला आकाश यह पाठ का नाम उन्होंने रखा है। धन्यवाद।